हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी में हम रिवीजन कर रहे हैं पार्ट 1 में। तो हमने ऑलरेडी पार्ट 1 का 2-3 लाइन आंसर तक रिवीजन कर लिया। आज हम करेंगे 4-5 लाइन आंसर। तो अब पहले हम चैप्टर 2 का करेंगे। क्या देखकर रूपा को पश्चाताप हुआ? अपने बड़े बेटे के तिलक में जो उत्सव रहा था उसमें मेहमानों ने जमकर खाना खाया था, लेकिन बूढ़ी काकी को किसी ने कुछ नहीं दिया। रात को लाडली की मदद से बूढ़ी काकी जूठी पतलों की ओर आती और उसमें से जूठन खाने लगी। रूपा के बड़े बेटे के तिलक का उत्सव था, उसमें मेहमानों ने जमकर खाना खाया था। तो घर वालों ने भी मेहमानों को अच्छी तरह से खाना खिलाया, लेकिन बूढ़ी काकी के बारे में किसी ने नहीं सोचा था। फिर बूढ़ी काकी को जोरों से भूख लगी थी, उसको खाने की इच्छा थी। तो बूढ़ी काकी ने क्या किया था, लाडली की मदद से वो जो मेहमानों ने जूठी पतले छोड़ी थी उस जूठन में से खाना खाने लगी। रूपा की नज़र अचानक पड़ जाती है और वो दुखी हो जाती है। उसने सोचा कि कहीं बूढ़ी काकी की हाय उसके बच्चों को न लग जाए, क्योंकि आज वे लोग सुखी थे तो सिर्फ बूढ़ी काकी की दौलत की वजह से। ये देख कर रूपा है ना, देख लेती है बूढ़ी काकी को जूठन खाते हुए, तो अचानक से उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है और उसे दुख होता है कि ये क्या, जिसकी वजह से हम ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं, आज वो इस हालत में है। कहीं उसकी हाय तो नहीं लग जाएगी ना मेरे बच्चों को। इस प्रकार रूपा को अपने किए पर पश्चाताप हुआ कि उसको फिर बुरा लगता है खुद के व्यवहार पर कि उसने बूढ़ी काकी के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। रूपा और बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी के प्रति कब अमानुषिक व्यवहार किया और क्यों? अमानुषिक मतलब बुरा व्यवहार किया, अयोग्य व्यवहार किया, कब और क्यों? बूढ़ी काकी की सारी संपत्ति हड़प जाने के बाद रूपा और बुद्धिराम उसके प्रति बड़ा क्रूर व्यवहार कर रहे थे। पहले बड़े बड़े वादे किए थे काकी से कि हम आपकी सेवा करेंगे, ये करेंगे। तो काकी ने फिर अपनी संपत्ति बुद्धिराम के नाम लिख दी, लेकिन वो फिर संपत्ति उनके हाथ आते ही दोनों पति पत्नी का व्यवहार बदल जाता है और वो काकी के साथ पूरा व्यवहार करते थे। बुद्धिराम के बेटे के तिलक के उत्सव में सारे मेहमान खाना खा रहे थे, तब बूढ़ी काकी उनके बीच पहुंच गई। ये देखकर बुद्धिराम ने काकी का सबसे सामने अपमान किया, काकी को घसीटकर उसकी कोठरी में ले गए। इस प्रकार रूपा और बुद्धिराम ने अमानुषिक व्यवहार किया, क्योंकि उनको लगता था कि सबके सामने सच्चाई प्रकट हो जाएगी और समाज में उनकी टीका होगी। काकी जब मेहमानों के सामने बाहर आती है तो खुद को बचाने के लिए उन दोनों ने बूढ़ी काकी के साथ बहुत बुरा व्यवहार करके उनको घसीट के उनकी कोठरी में डाल दिया, क्योंकि उनकी खुद की पोल न खुल जाए इसलिए। खाने के बारे में बूढ़ी काकी के मन में कैसे कैसे मंसूबे बनते। मंसूबे मतलब कैसे कैसे उसने सोच के रखा कि कैसा खाना होगा, क्या होगा। हाँ, कभी कभी हमें भी मम्मी बोलती है कि आज हम घर पे ये बनाएंगे, तो हम घर जाने तक वही सोचते हैं कि हाँ कैसे मज़ा आएगा, मम्मी ने ये मेरी फेवरेट आइटम बनाई होगी, ऐसा। तो यहाँ पे भी यही परिस्थिति है। खाने से पहले बूढ़ी काकी के मन में उनके बारे में तरह तरह के मंसूबे बंधने लगे। वह सोच रही थी कि खाना कैसे खाएगी। पहले सब्जी के साथ पूड़ियाँ, फिर दही और शक्कर के साथ, और बाद में गरम कचौड़ियाँ। पहले पूड़ियाँ सब्जी के साथ खाएगी, फिर जो पूड़ियाँ खाएगी वो दही और शक्कर के साथ खाएगी, फिर गरम गरम कचौड़ियाँ जो मसालेदार रायते के साथ खाने से अधिक आनंद मिलेगा। वो ऐसे सोचती है कि इतना खाना है तो मैं इस तरीके से खाऊंगी। वह किसी से कुछ भी मांग कर भर पेट खाएगी, अगर उसको दोबारा चाहिएगा तो भी वो मांग के पेट भर के खाएगी, भले ही लोग उन्हें भुक्खड़ कहें।
फुक्कड़ कहे, कि वो मांग कर भी खा लेगी, भले उनको फुक्कड़ कहे। इस प्रकार अधिक दिनों के बाद मिलने वाला भोजन बुढ़ी काकी को ललचा रहा था, क्योंकि रेगुलर जो उनको खाना मिलता था वो इतना अच्छा नहीं मिलता था। तो बुढ़ी काकी ने सोचा कि आज घर में उत्सव है तो खाना भी अच्छा बना है, तो खाने के लिए भी उनको अच्छा खाना मिलेगा। तो ये इसका आंसर है। अब ये बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय लेखक कह रहे हैं बुढ़ी काकी को बुढ़ापे में सिर्फ खाने की इच्छा हो रही थी, अन्य इंद्रियों ने काम करना बंद कर दिया था। लेखक ने ऐसा क्यों किया है? कहा है क्योंकि बुढ़ी काकी की सिर्फ एक ही इच्छा जागृत थी, और वो इच्छा थी खाने की इच्छा। बाकी सब इंद्रियों ने काम करना बंद कर दिया था, मतलब कम देख रहे थे, सुन कम रहे थे, हाथ पैर भी नहीं चल रहे थे। सिर्फ स्वादेंद्रिय उनकी तेज थी कि वो खाने के टेस्ट को अच्छी तरह से पहचान सकते थे। अपनी इस पूरी अवस्था को समझने के बावजूद भी काकी झूठी पतले चाटने का कार्य कर रही थी। उनको पता था कि अभी मेरी कंडीशन ऐसी नहीं है, मैं जो कर रही हूँ वो गलत कर रही हूँ। बुढ़ी काकी जब पतलों में से जूठन खाने खा रही थी तब उनको पता था कि वो गलत है, फिर भी वो जाती है क्योंकि वो अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकती थी। उनको पता था कि गलती है, गलत है, फिर भी अपनी बुरी अवस्था को वो नहीं समझा सकती थी। वो अपनी इस तृष्णा को रोक नहीं सकती थी। लेखक को लगता है कि यही अंतिम चरण कहलाता है, इसलिए वो कहते हैं कि बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है। स्टूडेंट यहाँ पे सेकंड चैप्टर का रिवीजन मतलब 2, 3, 4, 5 लाइन का कंप्लीट होता है। अब हम फोर्थ चैप्टर का करेंगे। ईसाई पादरी ने लेखक के प्रश्न का उत्तर किस प्रकार दिया? तो लेखक ने अपने वृद्ध ईसाई मित्र से अपना प्रश्न पूछा कि भारत देश उन्नति क्यों नहीं कर रहा है, क्यों सब कुछ अस्त व्यस्त है। लेखक ने जब उनका जवाब सुना तो दुखी हो गए। पादरी की बात उन्हें सही लगी कि हम स्वयं अपने काम का गर्व नहीं करते, हम अपने काम के प्रति ईमानदार नहीं रहते, काम पाने के लिए कई तरकीबें लड़ाते हैं, चापलूसी भी करते हैं, लेकिन जब काम मिलता है तो हमारा व्यवहार बदल जाता है। जिस काम को प्राप्त करने के लिए बेताब थे उसे ही बिगाड़ देते हैं, और जो लोग सही काम करते हैं उसका काम भी हम बिगाड़ देते हैं, इसलिए हम पीछे हैं। लेखक के इस मित्र का क्या कहना था कि हम खुद के काम में गर्व कभी नहीं लेते हैं, खुद का भी काम बिगाड़ते थे, दूसरों का भी हम बिगाड़ते हैं, और कभी भी हम हमारा काम ईमानदारी और लगन से नहीं करते हैं, इसलिए हमारा देश पीछे है। वृद्ध सरकारी कर्मचारी ने लेखक के प्रश्न का उत्तर किन किन उदाहरणों से समझाया? वृद्ध सरकारी कर्मचारी जो IAS के सदस्य थे और कई वर्ष सरकारी नौकरी कर चुके थे, उन्होंने भी कई उदाहरण देकर लेखक के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि तुम लोग जिम्मेदारी नहीं समझते हो। हम मतलब हमारे देश में हम कभी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। अपने इस विधान को सही तरीके से रखने के लिए हमारी कई जवाबदारियाँ, कई सामाजिक, कई आर्थिक, कई पारिवारिक बताई, जिन्हें हम निभाते नहीं हैं। हाँ, उन्होंने हमारी ये सारी जवाबदारी, कौन कौन सी जवाबदारियाँ? तो सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक, ये जो हमारी जवाबदारियाँ होती है, तो उनका कहना है कि ये सारी जवाबदारियाँ हम अच्छे से निभाते नहीं है। सही काम सही समय पर ही होना चाहिए, ये हम नहीं समझते। धोबी, दर्जी, मुसाफिर, सबका यही हाल है। जवाबदारी न समझने के कारण ही हम एक दूसरे के प्रति अविश्वसनीय हो गए, क्योंकि हम खुद की जवाबदारी नहीं समझते, इसलिए हम किसी पे भी विश्वास नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बड़ी वृद्धा स्त्री ने प्रश्न का उत्तर किस प्रकार दिया? तो एक बड़ी वृद्धा स्त्री ने प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से दिया कि लोगों में उदारता का भाव नहीं है, हमारे देश के लोग उदार नहीं हैं, वे सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, वही कार्य करते हैं जिन कार्यों के करने से उनका स्वयं का यानी कि खुद का भला स्वार्थी है हमारे। हाँ, हम अपने बारे में ही सोचते हैं। अधिकारी अपने
हथ को आगे आने नहीं देते, मतलब अधिकारी जो है उनके अंडर मातहत मतलब अंडर जो उनके अंडर काम करते हैं उसको आगे नहीं देते। पिता अपने पुत्र को समय से ही घर की जिम्मेदारी नहीं देता। गुणीजन अपनी विद्या साथ लेकर चले जाते हैं, नवयुवकों को विद्या देते नहीं हैं। पुत्र चाहे कितना भी पिता चाहे कितना भी बूढ़ा हो जाता है, लेकिन वो ऐसा सोचता है कि नहीं, घर की जो जिम्मेदारी तो मैं ही संभालूंगा, अपने बेटे को नहीं देते हैं। बड़े बड़े विद्वान जो पंडित हो गए वो मर गए, लेकिन अपना ज्ञान दूसरे नवयुवकों को नहीं दिया। इसलिए युवकों को अपनी योग्यता दिखाने का मौका नहीं मिला, जिससे परिवार टूटने लगे हैं, देश का विकास नहीं होता। अगर लोगों में उदारता का गुण होता तो अवश्य ही भारतवासी उन्नति के पथ पर अग्रसर यानी कि आगे होते। देश को कैसे नागरिकों की आवश्यकता है और क्यों? तो देश को आगे बढ़ते रहने के लिए और प्रत्येक कार्य क्षेत्र में उपयोगी है ऐसे नागरिकों की आवश्यकता है। कैसे नागरिकों की? तो प्रत्येक कार्य क्षेत्र में उपयोग करें ऐसे वे नागरिक जो छोटे से छोटे काम को भी मन लगाकर पूरा करें, प्रत्येक कार्य को समझकर और निष्ठापूर्वक करें, अपनों के लिए उदार बने, आलस का त्याग करें, अन्यों पर भरोसा करें और खुद को काम का विश्वास दिलाए। दूसरों के काम में दखल अंदाजी न करें, सिर्फ भाषण न देकर ठोस काम करके व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन को संगठित करें। सारे देश के नागरिक ऐसे होंगे तब हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे बड़े आंसर का रिवीजन खत्म होता है गद्य विभाग का। अस्तु।